हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान में इससे पहले हमने 12 यूनिट का अध्ययन कर लिया है। आज का जो यूनिट है दोस्तों, लास्ट यूनिट है 13 यूनिट, जिसमें हम शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया और गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजना, कार्य और मूल्यांकन, इन 5 चैप्टर का अध्ययन हम इकाई 13 में करेंगे। यह जो टॉपिक है दोस्तों, आपका सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जिसमें विज्ञान, गणित, आर्ट, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका पहला है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और प्रकृति। ठीक है, इसका हम अध्ययन जो है सबसे शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा को पहले हम समझते हैं डिटेल से, तो क्या होता है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सामाजिक विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और साइंस। ठीक है, तो सोशल का अर्थ है दोस्तों सामाजिक और साइंस का अर्थ है विज्ञान। अर्थात क्या है दोस्तों, देखिए, सामान्य जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग मानव तथा समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए किया जाता है ना। सामाजिक विज्ञान अर्थात समाज में जो लोग होते हैं, समाज के लोगों के साथ जो आपसी तालमेल कैसे होगा, उनका जो मानवीय क्रियाकलाप कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों का वर्णन आपको किसमें करना पड़ता है, अवधारणा में, अर्थात सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको अध्ययन करना पड़ता है। यही क्या है, उसकी अवधारणा है दोस्तों। ठीक है, यह जो शब्द है उन वैज्ञानिक पद्धति का संकेत देता है जिनका प्रयोग मानवीय संबंधों के जटिल एवं पेचीदा ताने बाने तथा संगठनों के उन रूपों के अध्ययन हेतु किया जाता है जो व्यक्तियों को समाज के साथ रहने के में सहायता करते हैं ना। अर्थात मानवीय संबंधों का जो अध्ययन है वही आपका सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किन किन विषयों को इसमें शामिल किया जाता है, तो समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, सामाजिक मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षा, कानून इत्यादि तमाम विषयों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम एक और तरीके से भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया जाता है दोस्तों। मैं चाहता हूं सभी तरीके से आपको पता चले। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, आपका सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है, तो सामाजिक और सोशल और साइंस से मिलकर बना है। इसका जो अर्थ, दोनों का सामान्य अर्थ है ना। सामाजिक विज्ञान मानव और समाज के बीच जो अध्ययन है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो जो पक्ष शामिल हैं उसके अंतर्गत देखिए आपका विषयों को भी जो मैंने बताया उन तमाम विषयों को इसमें शामिल किया गया है जो सामाजिक विज्ञान के विश्लेषण करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा सामान्य चीज़ें, अर्थात सामाजिक विज्ञान की क्या अवधारणा है। और उसको देखिए, नवीन ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में निम्नलिखित विषयों, जिसमें आपका अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक और आर्थिक भूगोल में सम्मिलित करके मानवीय व्यवहार से व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका नवीन ब्रिटेनिका विश्वकोश में वर्णित किया गया है। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों, आखिर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या होता है। ये चीज़ें हैं जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, तो देखिए, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर स्पष्ट करने के लिए वेस्ले नामक जो वैज्ञानिक है दोस्तों, है ना, तो उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। अर्थात
सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों को ही प्रदर्शित करता है। प्रथम जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान और प्रौढ़ावस्था पर तथा दूसरा सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर पर है ना। देखिए सामाजिक विज्ञान अर्थात जन्मोपरांत पूरा प्रौढ़ अवस्था तक समाज में जो चीज़ें एक व्यक्ति करता है तो उनका अध्ययन है। अर्थात सामाजिक विज्ञान में होता क्या है दोस्तों, जन्म से लेकर प्रौढ़ स्थिति में वो समाज में रहता है, उन तमाम चीज़ों का जो अध्ययन है आपका सामाजिक विज्ञान में करते हैं। जबकि सामाजिक अध्ययन में क्या है, सामाजिक अध्ययन अर्थात बालकों के लिए होता है ना। अर्थात इसमें क्या है, देखिए बालकों के स्तर के बारे में, अर्थात उसमें सामाजिक गुणों का विकास कैसे हुआ, क्या वह समाज में मानवीय गुणों को वास्तव में ग्रहण कर पाया, जो चीज़ें ग्रहण करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं हम तो वही आपका क्या है, सामाजिक अध्ययन है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यह स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन मूलतः सामाजिक विज्ञान से अपनी विषय वस्तु ग्रहण करता है ना दोस्तों। अर्थात यह सामाजिक विज्ञान से अलग नहीं है। सामाजिक विज्ञान को ही हम जिस ढंग से अध्ययन करते हैं वही आपका सामाजिक अध्ययन है, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में। अब सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान है जिसको निर्देशात्मक अभिप्रायों के लिए सरलीकृत एवं पुनर्संगठित किया गया है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन में दार्शनिक सैद्धांतिक अंतर नहीं है, केवल व्यवहारिक और सुविधा के दृष्टिकोण से ही इसमें अंतर आपको दिखने को मिलता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान की क्या प्रकृति होती है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, आज प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और इसकी वजह समाज में नए लोगों की उत्पत्ति हो रही है। जीवन जीने की कला बदला भी है, वर्तमान सामाजिक ढांचे में परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, आज समाज में अनेकों चेंजेस आ रहे हैं, समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, तो मानव व्यवहार व मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विज्ञान को जानना है तो उनकी प्रकृति को जानना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के लिए उनकी जो प्रकृति है उनको जानना आवश्यक है। तो हम इसको 3 तरीके से विभक्त कर सकते हैं प्रकृति को। क्या क्या है दोस्तों, देखिए प्रथम इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, अर्थात सामाजिक विज्ञान मनोवैज्ञानिक विधि पर ही आधारित है, इसलिए यह क्या है, एक विज्ञान है। दूसरा सामाजिक विज्ञान एक कला भी है, इसमें मानवीय गुणों का वर्णन होता है ना। देखिए सामाजिक विज्ञान कला इसलिए है दोस्तों, आपको जीवन जीने की जो कला है, समाज में रहकर मानवीय गुणों के साथ स्वयं को स्थापित करने की जो कला है, एक मानव में होना चाहिए, इसलिए सामाजिक विज्ञान एक कला भी है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है, देखिए सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं, सही बात है, इन दोनों पक्षों को शामिल किया गया है। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं, इसमें दूसरा टॉपिक है इकाई 13 का। देखिए ये क्या है दोस्तों, दूसरा टॉपिक कक्ष की प्रक्रियाएं व एक्टिविटीज, गतिविधियां। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए कक्ष की प्रक्रियाएं क्या है, अध्यापन के दौरान कक्षा में होने वाले जो समस्त क्रियाएं हैं गतिविधियों में शामिल होता है। ठीक है, यही जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं जो कक्षा में किसी भी पाठ योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो गतिविधियां, जो एक्टिविटीज संचालित की जाती है, जो प्रक्रियाएं संचालित की जाती है, वही आपका गतिविधि है। तो गतिविधियां अनेकों तरीके से होगा। देखिए इसमें क्या है, आपका शाला के शिक्षण के पूर्व होंगे, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के पश्चात। ये तीनों प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जो कि शिक्षण के दौरान या शिक्षण काल में होते हैं। अब इनको देखें तो देखिए शिक्षण के पूर्व योजना बनाना है ना, शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है तो उसके पूर्व दैनिक योजना का निर्माण करता है कि क्या आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, इसको लिए क्या करता है, विद्यार्थियों को समझता है, अर्थात उस विद्यार्थी में क्या कमी है उसके हिसाब से वह योजना का निर्माण करता है। उसके बाद उस विषय का ज्ञान भी जरूरी, अर्थात जो टॉपिक जो बिंदु आज हमको बालकों को बताना है उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें आपका शिक्षण के पूर्व है। अब शिक्षण के दौरान जो चीज़ें, तो देखिए अब उद्देश्यों का निर्धारण तो हम कर लेते हैं शिक्षण के दौरान में। अब उसके लिए क्या करना है,
शिक्षण विधियों का चयन, अर्थात जिस शिक्षण विधि से पढ़ाना है बच्चों को, उस शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो उस टॉपिक के लिए उचित है उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ सहायक शिक्षण सामग्री का भी उपयोग करते हैं ताकि बच्चों को वो टॉपिक सरलता से समझ में आ जाए। इसके लिए उदाहरण देते हैं, और जो उदाहरण देते हैं बच्चों के लिए, उसमें केवल उनके आसपास की जो वातावरण से जुड़ी ही उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिसके बारे में जानते हैं उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बाद अंत में इसमें है श्याम पट्ट सार। ठीक है, देखिए ये शिक्षण के दौरान हुआ। उसके बाद शिक्षण के पश्चात क्या चीजें हैं जो कि आपका जरूरी है, तो इसको भी आप देखिए। शिक्षण के पश्चात में दोहराना और प्रगति मूल्यांकन। देखिए दोहराना अर्थात रिपीटेशन रिपीटेशन अर्थात जो चीजें हमने बताया है उसको एक बार रिवाइज करा देंगे, जो टॉपिक समझाया। उसके बाद उनकी प्रगति का मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो टॉपिक आज की स्थिति में बताया आज के क्लास में बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, और नहीं सीख पाया तो फिर उसको नई योजना में, अगले दिन की योजना में शामिल करते हैं। गतिविधि आधारित जो टीएलएम क्या क्या हो सकता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में दोस्तों, तो देखिए मानचित्र, हम मानचित्र को लाकर बच्चों को बता सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से बता सकते हैं, आरेख खींच के हम बता सकते हैं, चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, दीवार हल्का हरा या नीला हो, इससे भी बहुत सी चीज़ें हम समझा सकते हैं एक बालक को। ठीक है, तो ये चीज़ें सामाजिक विज्ञान की है। क्लियर है दोस्तों, ये दो चीज़ें। दूसरा जो टॉपिक है आपका कक्ष की प्रक्रिया और गतिविधियां, छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ी चीज़ें इसमें नहीं हैं। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा की जो समस्याएं हैं, ये तीसरा बिंदु है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है उसमें का इकाई 13 का, उसको भी आप देख लेंगे दोस्तों। देखिए समस्याएं क्या है इसको आप देखें। जॉन डीवी ने समस्याओं के बारे में बताया है। तो जॉन डीवी का क्या कहना है कि जो बात तुच्छ या सामान्य होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार से बेचैन करे और चुनौती दे कि विश्वास भी अनिश्चित बन जाए तो उसमें वास्तविक समस्याएं रहती है। अर्थात कोई भी चीज़ें हमारे दिमाग में खा रही है, हमारे दिमाग को खा रही है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, बेचैन हो गए हैं और उस चीज़ के बारे में हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो यही चीज़ें आपकी क्या है, समस्या है जॉन डीवी के अनुसार। ठीक है, अब समस्या देखिए सामाजिक विज्ञान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन स्तर की समस्याएं हैं उनको भी आप देखें। तो इसमें आपका पहले आता है छात्रों से जुड़ी समस्या। तो छात्रों से जुड़ी क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तो देखिए दोस्तों अधिगम अक्षमता में आपका सुनने से संबंधित, बोलने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित ये सभी अक्षमताएं बालकों में आ सकती है। रुचि और अभिप्रेरणा समस्या, अर्थात कभी कभी टॉपिक को पढ़ने में बच्चों की रुचि नहीं हो पाती और उनको मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता। रुचि देखिए, क्योंकि रुचि दो प्रकार की है, जन्मजात और अर्जित। कभी कभी अर्जित अर्थात बाहर से उसमें इंटरेस्ट लगाया जाता है, जगाया जाता है, अभी प्रेरित किया जाता है। तो कभी कभी क्या है, बच्चों में स्वयं रुचि आती है, जन्म से ही ये चीज़ें होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए शिक्षण से जुड़ी समस्याएं हैं, शिक्षकों से जुड़ी है ना, छात्र से जुड़ी समस्या देखा, फिर उसके बाद देखते हैं हम शिक्षक से जुड़ी समस्याएं। तो संबंधता का अभाव, संबंध स्थापित ना हो पाना एक शिक्षक और छात्र के बीच में, यह भी बड़ी समस्या है। टीएलएम का अभाव, अर्थात जो टॉपिक हम बता रहे हैं सही टीएलएम नहीं मिल पाने से भी शिक्षण कार्य में समस्या होती है। पूर्व तैयारी अगर न किए हो, दैनिक योजना यदि एक शिक्षक नहीं बनाया है तो उनको पता नहीं चल पाता कि आज की क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। कार्य कारण संबंध को न समझ पाना, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। परंपरागत शिक्षण, जो प्राचीन शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, उसमें
उसी के माध्यम से पढ़ाना भी एक समस्या है, अर्थात वर्तमान में नवाचार का उपयोग न करना। ठीक है, नवाचार का उपयोग करके न पढ़ाना भी एक समस्या है जो शिक्षक से जुड़ी होती है। कर्तव्य के प्रति उदासीन होना, अर्थात एक शिक्षक का पढ़ाने में रुचि न होना भी एक बड़ी समस्या होती है। अगली है दोस्तों विषय से संबंधित जो समस्या है, तो विषय से जुड़ी क्या समस्याएं हैं जो आ सकती है। तो देखिए, विषय से जुड़ी समस्या में आपका टाइम टेबल निश्चित नहीं हो पाता कि अर्थात मुझे कौन सी पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो भी आपका समस्याएं आती हैं। विषयों के समूह से जुड़ी समस्याएं, विषयों को हल्का मानना, अर्थात कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं या कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये विषय बहुत ही सरल है, ये सब्जेक्ट बहुत ही सरल है, तो विषय को सरल समझने की वजह से भी क्या है, समस्याएं आती हैं। कई लोग सोचते हैं दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, उसको लेके पढ़ने से जॉब नहीं मिलती क्योंकि ये आर्ट विषय है, इसमें नौकरी नहीं है। ये सोच भी क्या है, आपका समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगली है देखिए, प्रयोगशाला नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, अर्थात विज्ञान सब्जेक्ट में आपका भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान जैसे विषयों में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता। यह भी एक कारण है कि इस विषय में समस्याएं आती हैं, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते। इसमें देखिए, पाठ्यक्रम की जो व्यापकता है, अर्थात सामाजिक विज्ञान में अनेकों जो विषयों को एक साथ समाहित कर दिया गया है, अनेकों विषयों को एक साथ समाहित कर दिया गया है, जिससे कि जो सामाजिक विज्ञान का विषय है विस्तृत हो गया है। यह भी एक समस्या है जो आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो सामान्यतः प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है काम में लिया जाता है। ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उनको काम में लिया जाता है। गलतियां करके ही एक बालक जो है सीखता है। जॉन डीवी इसे पढ़े लिखे लोगों हेतु उचित नहीं मानते थे। जॉन डीवी पढ़े लिखे लोगों के लिए उचित नहीं मानते थे क्योंकि वे विमर्शी चिंतन का सुझाव देते, अर्थात विचार विमर्श करके चिंतन करने का सुझाव देते थे। इस चिंतन के उन्होंने दो रूप बताया, आगमन और निगमन। ठीक है, आगमन और निगमन के बारे में मैं डिटेल्स नहीं समझाऊंगा क्योंकि आगमन और निगमन आप जानते हैं। तो समस्या का समाधान आगमन और निगमन दो तरीके से करने को उन्होंने कहा था। अब समस्या समाधान को किन किन सोपानों के अंतर्गत करना चाहिए, देखिए, सबसे पहले तत्पर होना आवश्यक है, उसके बाद समस्याओं की जो पहचान होना जरूरी है, फिर उसका अन्वेषण करना, खोज करना तथ्यों की, है ना, उसके बाद अनुमान लगाना, अर्थात उपकल्पना करना, परिकल्पना करना कि इसका समाधान ये हो सकता है, फिर उसका भविष्यवाणी करना, हाँ कि एग्जैक्ट में ये चीज़ें आएंगी। इस प्रकार से क्या है, उसके समाधान करने के अलग अलग जो क्रमानुसार सोपान निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि देखिए, अब ये समस्या का समाधान, ये जो आपका तीसरा बिंदु कंप्लीट हो गया। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगली चीज़ें अब दोस्तों ये चौथा है, इसमें लिखा नहीं है, इसको आप देख लेंगे, ये प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है, आप इसको गौर करेंगे। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट आखिर क्या है, प्रोजेक्ट कार्य चौथा पॉइंट है। तो प्रोजेक्ट सब रिचार्ड ने दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सबसे पहले जो प्रयोग है 1908 में अमेरिका में हुआ था। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है किलपैट्रिक को माना जाता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपका शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया है और सीजी टेट के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं कि इस प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। ठीक है, इन्होंने एक शोध नामक किया है, पुस्तक लिखा, प्रोजेक्ट मेथड नाम का पुस्तक प्रकाशित हुआ है जो कि शोध पर आधारित है। इसी से उन्होंने प्रोजेक्ट विधि का जन्म दिया, अर्थात प्रोजेक्ट मेथड से ही प्रोजेक्ट विधि का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट विधि के इनके निम्नलिखित सोपान होते हैं। परिस्थितियां उत्पन्न करना, फिर योजना का चयन,
योजना निर्माण करना, प्रोजेक्ट पर कार्य करना, योजना का मूल्यांकन करना, उसके बाद अभिलेखन अर्थात उस योजना को, उस प्रोजेक्ट को लिखना। ठीक है दोस्तों, ये क्रम है जो प्रोजेक्ट विधि की क्रम है। अब इसकी विशेषताओं पर हम एक नज़र डालें तो देखिए प्रोजेक्ट विधि की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो इसकी विशेषताओं को भी आप देख लीजिए। क्या क्या विशेषताएं, तो परिस्थितियां, इसमें परिस्थितियां उत्पन्न किया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद है, अर्थात बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देना है तो कोई भी प्रोजेक्ट कार्य, अर्थात जैसे मान लीजिए समाज में क्या क्या कार्य होते हैं उनका एक सारणी बनाइए, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दे दिए, समस्या दे दिए, तो बच्चे समाज में जाएंगे, समाज में जाकर समाज के लोगों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे और एक प्रोजेक्ट को कहना चाहिए बनाएंगे। ठीक है, ये क्रम से होता है। ठीक है, पहले तो समाज में जाएंगे अर्थात समस्या उत्पन्न करना सबसे पहले पॉइंट में, उसके बाद करके सीखना पर बल देता है, अर्थात स्वयं जाएंगे समाज में, समाज के जो मुखिया, समाज के लोगों से पूछेंगे, स्वयं कर रहे हैं उस कार्य को, है ना। जीवन द्वारा सीखना मतलब समाज में रहना, वो समाज जीवन का ही एक अंग है, वहाँ पर जा कर के वो चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शिक्षण कार्य कक्षा व बाहर दोनों जगह। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट का निर्माण हम सिर्फ कक्षा के अंदर ही नहीं बल्कि कक्षा के बाहर समाज में जाकर भी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अध्यापक की जो भूमिका है गौण होती है जबकि बालक की भूमिका मुख्य होती है। इसमें जो शिक्षक है सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं, एक सुविधादाता है, जबकि छात्र स्वयं प्रोजेक्ट का निर्माण करता है, स्वयं समाज के बीच में जाता है और सभी चीज़ें करता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, उनके सोपान, उनकी जो विशेषताएं हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आपका चौथा टॉपिक में। इसमें दोस्तों अगली टॉपिक है पांचवा टॉपिक जो कि मूल्यांकन पर आधारित है। प्रोजेक्ट में कुछ और बिंदु हैं, थोड़ा सा आप उस बिंदु को पर भी चर्चा करें। देखिए प्रोजेक्ट विधि के जो सिद्धांत हैं, इन प्रोजेक्ट विधि निर्माण के लिए क्या क्या जो सिद्धांत जरूरी है, तो उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत और मितव्ययता का सिद्धांत। तो ये 6-7 जो सिद्धांत है, 7 सिद्धांत है, उसको आप याद रख लेंगे। इम्पोर्टेंट सिद्धांत का ही हमने जिक्र इस वीडियो में किया है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क प्रयोजना कार्य के प्रकार क्या क्या प्रकार हैं, तो अनेक वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में किलपैट्रिक के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने अपने पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में इसके जो प्रकार निम्न बताए हैं। देखिए पहला सर्जनात्मक बताए हैं, रसास्वादन, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक। सर्जनात्मक में सोच और विचार पर आधारित है, रसास्वादन में सौंदर्य की अनुभूति करते हैं, इसमें आपका कार्य संपादन करने के लिए अभिनय, कहानी, नाटक आदि का उपयोग करते हैं। समस्यात्मक प्रोजेक्ट में क्या है दोस्तों, समस्याएं खोजा जाता है। उसके बाद अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट में उसका अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट का निर्माण में ये चीज़ें उनके प्रकार के अंतर्गत आता है, जो कि अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाता है। इनके गुणों की हम बात करें दोस्तों, देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें जो है थॉर्नडाइक के नियम का पालन किया जाता है। प्रजातांत्रिक और सामाजिक भावना के विकास, देखिए इसमें प्रजातांत्रिक है अर्थात बालकों के ही रुचि को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र है, बालक कुछ भी कार्य करने में, सीखा गया ज्ञान स्थायी है, क्योंकि दोस्तों इस बालक स्वयं करके सीखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कार्य है, इसीलिए बच्चों को क्या है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया जाता है, प्रत्येक बच्चों को समझ करके इसमें क्या है, प्रोजेक्ट निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जरूरी है। इनके जो डिसएडवांटेज देखिए, हानि देख सकते हैं दोस्तों, या इनके दोष भी कह सकते हैं। तो इनको क्या दोष हो सकते हैं इनके, तो देखिए ये जो विधि है खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो खर्च भी होगा, समाज में जाना है खर्च होगा, प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आप कॉपी पुस्तक जैसे लगेगा उसके लिए भी खर्च होता है। सभी विषय वस्तु को
इस विधि से समझ पाना या पढ़ा पाना संभव नहीं है। हर चीज़ में हम प्रोजेक्ट विधि का उपयोग नहीं कर सकते, पर अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और समय भी अधिक लगता है। अच्छी पुस्तक और प्रशिक्षण का भी अभाव इस विधि में होता है। तो ये है दोस्तों आपका डिसएडवांटेज। उसके बाद देखिए आपका अंतिम है दोस्तों 5वां पॉइंट, जो कि मूल्यांकन है। इसको आप थोड़ा गौर करेंगे, ये मूल्यांकन है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो सबसे पहले कुछ बिंदु है मूल्यांकन से जुड़ी, उसको आप एक बार समझें। देखिए, किसी के मूल्य का आकलन, किसी के अर्थात यदि एक बालक का मूल्यांकन करेंगे तो बालक के मूल्यों का आकलन करेंगे, तो यही आपका मूल्यांकन है। ठीक है, यह मूल्यांकन जो है 2 प्रकार का है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये सामान्य चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मूल्यांकन को समझना है, तो मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक अर्थात किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, बालक ने कोई भी टॉपिक सीखा तो कितना सीखा, उसमें क्या कमी रह गई, उस कमियों को कैसे दूर करना है, इन सभी प्रश्नों के जवाब जानना ही आपका क्या है दोस्तों, मूल्यांकन है। ठीक है, तो मूल्यांकन के आयाम हैं जो कि बेंजामिन ब्लूम ने इनके 3 आयाम बताए थे मूल्यांकन के। क्या क्या आयाम बताएं, देखिए उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम। ठीक है, ये 3 आयाम जो है आपका ब्लूम ने बताए हैं। अब मूल्यांकन के गुणों पर एक नज़र डालें दोस्तों, तो इनके जो गुण हैं देखिए, इसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, व्यापकता होती है, व्यवहारिकता होती है, निष्पक्षता होती है, विभेदीकरण होती है, उपयोगिता होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि एक मूल्यांकन की विशेषता है, मूल्यांकन का गुण है। कोठारी आयोग ने क्या कहा था उसको भी एक बार गौर करें। देखिए कोठारी आयोग जो 1966 में बना था, ठीक है, यह क्या कहता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण के दौरान चलते रहता है। यह शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, वह शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित है, अर्थात शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मूल्यांकन का जो कार्य है किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका देखिए मूल्यांकन के लिए क्या क्या ध्यान देने योग्य बात है उसको भी आप गौर करें। तो क्या क्या बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, तो ज्ञान के तीनों पक्ष शामिल है, इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष मूल्यांकन में शामिल है। आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। यह सतत और व्यापक प्रक्रिया है, संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है और आंकड़ों का इसमें संग्रहण भी किया जाता है। ये मूल्यांकन के लिए जरूरी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। मूल्यांकन की हम बात करें दोस्तों तो मूल्यांकन के 3 प्रकार हैं, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। ये 3 जो प्रकार हैं मूल्यांकन के बताए गए हैं। ठीक है, मूल्यांकन हमें क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए मूल्यांकन, तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए, अर्थात बच्चे यदि कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाया है तो उनको और दूसरे तरीके से कैसे सिखाएं कि वह बालक उस बिंदु को या उस टॉपिक को, उस प्रकरण को सीख जाए। तो यही क्या है आपका, इसके लिए ही मूल्यांकन जरूरी है। कमियों का ज्ञान होता है, अर्थात बच्चे में क्या कमी रह गई है उसके बारे में जानकारी मिलती है एक शिक्षक को। भविष्य योजना, अर्थात उस कमी को दूर करने के लिए भविष्य में अर्थात आने वाली कक्षा में क्या नई योजना बनानी है उनकी भी जानकारी मिलती है, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। व्यवहारगत परिवर्तन, अर्थात बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है और कितना परिवर्तन हुआ उसको भी जानना है, तो इसके लिए जो मूल्यांकन है जरूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में पूरा जो 5 टॉपिक है, 5 बिंदु है, उस पर हमने चर्चा कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु था दोस्तों। ये 5 जो बिंदु है इससे जुड़े जो प्रश्न हैं आपके शिक्षक भर्ती में या सीजीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी के साथ जो सामाजिक विज्ञान का यूनिट 13 अर्थात
13 यूनिट आपका पूरा कंप्लीट कर दिया हूं मैं। 60 नंबर के प्रश्नों का मैंने तैयारी करवाया है। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर ही चला हूं, क्योंकि समय कम था और आपको तैयारी की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम उस विषय पर वीडियो बना सकें। जय हिंद।